परिणाम को निरस्त करने की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। प्रार्थी प्रदीप राम की ओर से इस मामले में चयनित 326 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने का आग्रह किया गया था, जिस पर कोर्ट ने चयनित सभी 326 अभ्यर्थियों को प्रतिवादी बनाने के लिए पेपर पब्लिकेशन कर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। छठी झारखंड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम से जुड़ी 16 अलग अलग याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई है। छठी जेपीएससी परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका जो कि प्रदीप राम के द्वारा दायर की गई थी और इसमें छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती दी गई थी, उस मामले में आज सुनवाई करते हुए माननीय न्यायमूर्ति संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने सभी 326 अभ्यर्थियों को पेपर पब्लिकेशन के द्वारा नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है और इस मामले में अगली सुनवाई 11 नवंबर को की जाएगी। इस बीच में जेपीएससी को अपना जवाब दाखिल करना है, जेपीएससी अपना जवाब दाखिल करेगा। और अब बात कृषि बिल की, तो कृषि बिल को लेकर झारखंड की सियासत गर्म है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ 28 सितंबर को मोरहाबादी मैदान में धरने का ऐलान कर दिया है, तो 10 अक्टूबर को किसानों के बीच पार्टी हस्ताक्षर अभियान भी चलाएगी। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टी की रणनीति साझा की। कांग्रेस ने कृषि बिल को किसान विरोधी बताया। रामेश्वर उरांव ने कहा कि यह बिल बिचौलियों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए बनाया गया है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कृषि बिल के साथ साथ श्रम कानून में बदलाव को लेकर भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा। जेएमएम ने कहा कि श्रम कानून में बदलाव कर मजदूरों के मनोबल को तोड़ने का काम किया गया है और इससे पूंजीपति मालामाल होंगे, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस और जेएमएम पर बिल को लेकर किसानों और मजदूरों में भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। सीपी सिंह ने कहा कि कृषि बिल किसानों के हित में है। हम कह रहे हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात कर रहे हैं कानून में, क्या प्राइस लेंगे पूंजीपति लोग, ये बताए आप। एमएसपी में तो अभी देश में जो व्यवस्था है वो है, एमएसपी के तहत आप चावल हो गेहूं हो बेच सकते हैं, अन्य सामान है उसको बेच सकते हैं। कानून में कहा है कि मिनिमम प्राइस कितना रहेगा। अगर कोई पूंजीपति खरीदना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत तो कितना में खरीदेगा। सीधा सीधी तौर पर एम्प्लॉयर को यह अधिकार दे दिया गया कि आप अपने यहां किसी को भी परमानेंट रखने की जरूरत नहीं है। ये कांग्रेस सहित विपक्षी दल के लोग ही नहीं भरमा रहे हैं, बल्कि बिचौलिए भी भरमा रहे हैं, क्योंकि इससे कहीं न कहीं बिचौलियों को नुकसान होने जा रहा है। इस विधेयक का मूल उद्देश्य यह है कि किसान अपनी उपज को देश के अंदर कहीं भी बेच सकता है। इधर दिल्ली में बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड प्रभारी ओम माथुर और बीजेपी के महामंत्री भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश और राज्यसभा सांसद समीर उरांव भी साथ थे। बैठक में दुमका और बेरमो उपचुनाव पर चर्चा हुई। मुलाकात के बाद बाबूलाल मरांडी ने कहा कि दोनों सीट पर उम्मीदवारों का फैसला जल्द हो जाएगा। उन्होंने दुमका से उपचुनाव लड़ने की खबरों को खारिज कर दिया। वहीं सरकार गिराने की कोशिश के आरोप पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार गिराने की कोई मंशा नहीं है, लेकिन अगर उनके दिल्ली से आने जेएमएम और कांग्रेस को यह लगता है तो जाहिर है कि दोनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। वह दीपक प्रकाश ने चुनाव की घोषणा के बाद प्रत्याशियों के ऐलान की बात कही। आपको बता दें कि कल बाबूलाल मरांडी ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। और चुनाव की घोषणा होने के बाद प्रदेश की चुनाव समिति बैठेगी और उसमें नामों को हम लोग एक तय करने वाले हैं और उसके बाद अंतिम रूप केंद्रीय नेतृत्व उस निर्णय के आलोक में अंतिम निर्णय लेती है। और हम कह सकते हैं कि पार्टी का कार्यकर्ता वहाँ चुनाव लड़ेगा, वहाँ की जनता चुनाव लड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से बिजली की समस्या, पानी की समस्या, कानून व्यवस्था की समस्या, उग्रवाद की समस्या झारखंड के चपेट में है, विकास की शून्यता, विकास नाम की कोई चीज़ इस सरकार ने नहीं किया। केवल ट्रांसफ़र पोस्टिंग के उद्योग बना करके कैसे लाभ लिया जाए, यही काम हो रहा है वहाँ। हम झारखंड से बाहर निकलते हैं और भी खास करके दिल्ली हम आते हैं, तो अगर उन लोगों में खलबली होती है तो इसका अर्थ ये होता है कि उनके घर में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है।
अब उन लोगों को अपना घर देखना चाहिए, हमारे और उन लोगों को नहीं देखना चाहिए, उधर उन लोगों को। बोकारो स्टील प्लांट में नियोजन और मुआवजे की मांग को लेकर विस्थापित संघर्ष मोर्चा के प्रदर्शन के दौरान हंगामा मच गया। प्रदर्शनकारी बीएसएल के प्रशासनिक भवन की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ धक्का मुक्की हो गई। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। विस्थापित संघर्ष मोर्चा ने 3 दिवसीय आंदोलन की शुरुआत की है। वहीं डीएसपी ने हालात नियंत्रण में होने का दावा किया है। के कार्यकर्ताओं ने और बेरोजगार विकास मंच के कार्यकर्ताओं ने एक निर्णय लिया कि इस बार एडीएम बिल्डिंग को 72 घंटा के लिए लॉकडाउन किया जाएगा। जब तक बीएसएल प्रबंधन घुटना नहीं टेक देती है, प्रशासन हमारे बीच का मध्यस्थता नहीं करते हैं और नौकरी का इंटरव्यू का ये डेट नहीं इशू करते हैं, तब तक हम लोग 3 दिवसीय दिन रात 72 घंटा यहाँ पर आंदोलन करेंगे और शांतिपूर्वक करेंगे। बैठ के हम लोग कौन से वार्ता किया है कि इसमें क्या संभावना है, उस चीज़ों को हम लोग को समीक्षा करनी पड़ती है। बाकी अभी तक तो सब जगह शांति है। सुरक्षा घेरा। इधर गुमला का हरिओम कॉलोनी बारिश से बेहाल हो गया। घरों में पानी घुस गया है। घरों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा है, जिससे न सिर्फ सामानों की बर्बादी हुई है बल्कि लोगों की परेशानी भी बढ़ गई। लोगों का आरोप है कि हर साल बरसात में मोहल्ले की यही तस्वीर होती है। उन लोगों ने कई बार प्रशासन से गुहार भी लगाई, धरना प्रदर्शन भी किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। लोगों का आरोप है कि नहर पर अतिक्रमण कर घर बनाने से ये हाल हुआ। अभी बारिश होती है तब बहुत जबरदस्त पूरा पानी आ जाता है और पूरा सब जाम हो जाता है। नहर है पानी निकलने का, वहाँ सब मकान बना लिए हैं। हम लोग इसके विषय में रोड भी धरना भी दिए, जाम भी किए। सुधार हो जाएगा, केवल आते हैं प्रशासन। रात भर तो अभी तक हम सोए नहीं, हम लोग तो खाना तक नहीं बनाया घर में किसी का। कोई प्रशासन पदाधिकारी आया? कोई नहीं आया है अभी तक। कारण सिर्फ 1-2 आदमी के चलते इस तरह से हो रहा है, जिसका मेन जड़ है सानू बहादुर जो है सो पूरे नहर को मतलब कि जाम करके रख दिया है। नहर के अंदर वो जो है सो घर बना दिया है, पानी जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। किन्हीं भी पदाधिकारी को अगर देखना है, सुनना है या जांच करना है तो आकर के आप अपने से देख सकते। इधर साहिबगंज में भी बारिश ने सड़कों पर जो पानी जमा कर दिया। जी हां, बारिश का पानी जो सड़क पर आ गया है। बड़हरवा प्रखंड के मुगलापाड़ा और गुमानी के बीच सड़क पर पानी आने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। बड़हरवा में कई जगहों पर सड़कों के कटने की भी खबर है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई। वहीं जोरदार बारिश से शहर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गोड्डा के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग दिव्यांग बच्ची के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। हाट से घर लौटने के दौरान शनिवार की शाम पड़ोसी गांव के 4 युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। इस मामले की जानकारी जब सुंदर पहाड़ी थाने को दी गई तो पीड़ित को इंसाफ देने की जगह थानेदार ने मामले को रफा दफा करने की कोशिश की। थाने से जब इंसाफ नहीं मिला तो परिजनों ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई, तब जाकर मामला दर्ज हुआ। पूरे मामले को लेकर कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। वहीं लापरवाही के आरोप में सुंदर पहाड़ी के थाना प्रभारी राजीव कुमार रंजन को सस्पेंड कर दिया गया है। छापामारी भी चल रहा है, कुछ लोगों को हम लोगों ने हिरासत में भी ले लिया है, पूछताछ जारी है। हम लोग इस पर देख रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली मैटर है। इसमें एक विशेष बात है कि ये घटना जो है शनिवार को हुआ है और शनिवार के बाद जो है कुछ वहाँ मीडिएशन या कुछ ऐसा बात आ रहा है। हम लोग पूरा गहराई से इसको अनुसंधान करके जो है जितना जल्दी हो सके सभी कल्प्रिट्स जितना भी है उनको गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है। धनबाद के झरिया में दौड़ा गोलक डी की नाबालिग छात्रा के साथ डांस सिखाने के नाम पर यौन शोषण का मामला सामने आया है। इतना ही नहीं, अब आरोपी डांस टीचर यौन शोषण का वीडियो वायरल करने की धमकी भी दे रहा है। पीड़ित ने परिजन के साथ तीसरा थाना में लिखित शिकायत भी दी है, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के साथ कई मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक शिकायत आवेदन मिला है कि एक नाबालिग लड़की जिसका उम्र 15 वर्ष है, वो डांस सीखने जाती थी एमओसीपी में, जहां उनके टीचर उनके साथ अनैतिक कार्य किया या गलत तरीके से शारीरिक संबंध बनाया। उस आवेदन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। जामताड़ा का कर्माठाण साइबर क्राइम की राजधानी के रूप में कुख्यात है, जहां हर रोज साइबर अपराधी नए पैतरे अपनाकर ठगी को अंजाम देते हैं। और सबसे बड़ी बात कि
सियाटाड़ गांव के 90% युवा साइबर अपराध में भी शामिल हैं। जामताड़ा में साइबर अपराध चरम पर है। इस नेटवर्क में साइबर अपराधी और अकाउंट होल्डर की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। ठगी के पैसे में से साइबर अपराधी 50% राशि लेता है, जबकि 50% राशि अकाउंट होल्डर लेता है। जामताड़ा एसपी दीपक कुमार सिन्हा ने यह खुलासा करते हुए कहा कि पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती उन फर्जी अकाउंट होल्डर्स को पकड़ने की है जिनके साथ सेटिंग कर साइबर अपराधी ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये जितने भी साइबर क्रिमिनल्स हैं, इन लोगों ने क्या किया है कि जो जनधन योजना की खाता होल्डर्स जो हैं, उन लोगों से इन लोगों ने कुछ पैसे दे करके और उसका खाता अपने पास में ले लेता है और उस खाता में ये लोग उड़ाए गए पैसे को उसमें डालते हैं ताकि इन लोगों को पता नहीं चल पाए कि इसके अकाउंट में पैसा गया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक साइबर अपराधियों का बहुत बड़ा नेटवर्क है जो बहुत ही सुनियोजित तरीके से काम करता है। इन लोगों का एक नेटवर्क है जो कि वो अपना सिस्टमेटिक ढंग से अपना काम करता है और उसमें साइबर क्रिमिनल को भी पता नहीं कि उसके लिए कौन पैरवी करता है, कौन उसका विरोध करता है। जानकारी के मुताबिक बड़े ट्रांजैक्शन के मामलों में कमी आई है, लेकिन छोटे ट्रांजैक्शन वाले मामले बदस्तूर जारी हैं। हालांकि जामताड़ा में साइबर स्पेशल कोर्ट के गठन के बाद कोर्ट की सख्ती के चलते साइबर अपराधियों को जमानत नहीं मिल रही और कम से कम 6 महीने जेल में रहना पड़ रहा है। मैक्सिमम केसेस में पुलिस का इन्वेस्टिगेशन त्रुटिपूर्ण होता है। कुछ केसेस ऐसे भी हैं जिसमें पुलिस ने सही ढंग से इन्वेस्टिगेट किया है, लेकिन लोग गवाही देने के लिए आगे नहीं आते। बहरहाल पुलिस ने सियाटाड़ गांव के 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि लगातार कार्रवाई के बाद भी जामताड़ा में साइबर अपराध लाइलाज बीमारी क्यों बना हुआ है। न्यूज़ 18 के लिए जामताड़ा से आरपी सिंह की रिपोर्ट। तो झारखंड में साइबर अपराध बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया है। जामताड़ा समेत कई जिलों में साइबर अपराधियों की सक्रियता के कारण देश भर में झारखंड की बदनामी भी हुई। इसे देखते हुए डीजीपी ने रणनीति पर मंथन किया। पुलिस मुख्यालय में सभी जिलों के एसपी और जोनल डीआईजी के साथ डीजीपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की और साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने को लेकर विशेष चर्चा की। और इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी है। देखते रहिए न्यूज़ 18।